वी आर कनेक्टेड नाउ। हाय विवेक, वेलकम टू हॉपफुल क्लासेस। तो आज की क्लास में लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं, है ना। तो ये केमिस्ट्री का पार्ट है ना, ये केमिस्ट्री का पार्ट है। और आपको पता होगा कि हम लोग मेनली 3 पार्ट को देखने वाले हैं, एक फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना। क्या हमने बोला, एक फिजिकल को देखेंगे, किसको, फिजिकल, फिजिकल, और एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक को देखना है ना। काफी इंपॉर्टेंट है ये सभी आपके एग्जाम के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में देखना, इन 3 पार्ट को देखना है। बट इन 3 पार्ट में से सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको, फिजिकल को। ठीक, फिजिकल में ही एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, कौन सा, वो चैप्टर का नाम है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या है, परमाणु संरचना। ये क्लास 11 का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और जेई नीट के व्यू से देखा जाए तो आपको इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं काफी, जैसे एटम का आपको रेडियस पूछ देगा, उसके बाद न्यूक्लियस का, है ना, न्यूक्लियस का रेडियस पूछ देगा आपको, और होल एटम का रेडियस पूछ देगा। ठीक, ये सभी टर्म जो आते हैं ये इसी चैप्टर से बिलोंग्स करते हैं। उसके बाद आपको वेलोसिटी निकालने सिखाया जाएगा, एनर्जी निकालने सिखाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मींस अगर बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु का पूरा डिटेल्स पढ़ना है, इसी चैप्टर में पढ़ना है। ठीक, इस चैप्टर को काफी बिल्डअप बनाना पड़ेगा। इस चैप्टर को अगर आप बिल्डअप बनाते हैं तो आपको आगे जितने भी चैप्टर आने वाले हैं, आप सॉल्यूशन पढ़िए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, तो आपको एटम का वहां जरूरी पड़ेगा। तो ये बात माइंड में नहीं आएगा कि एटम होता क्या है। ठीक, तो यहाँ से सारा चीज को हम लोग क्लियर करेंगे। तो आज के क्लास का जो हम लोग का टॉपिक है वो फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो परमाणु संरचना में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि परमाणु होता क्या है। ठीक, हमने कल के क्लास में भी चर्चा किया था। कल का क्लास था क्या, बेसिक केमिस्ट्री का क्लास था, यानी सिस्टम ऑफ केमिस्ट्री के बारे में हम लोग को कल के क्लास में हम लोगों ने सीखा था। ठीक, तो कल के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था कि सिस्टम ऑफ केमिस्ट्री में व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या होता है, सबसे पहले हमने ये जाना। ठीक, उसके बाद केमिस्ट्री से रिलेटेड हमने देखा कि मैटर क्या होता है, एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, उन सभी के बारे में हमने बात किया था। और उसी सभी टर्म में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स भी देखने को हमको मिला। ठीक, तो हमने उसको सीरीज वाइज मीन श्रृंखला में हमने बताया उसको कि किस तरह से हर एक चीज पर डिपेंड है, किस तरह से हर एक चीज, यानी कि मॉलिक्यूल्स को जोड़ करके मैटर बन गया, और इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये जो पार्टिकल्स, इसको जोड़ करके एटम्स और मॉलिक्यूल्स बनता है। इस तरह से श्रृंखला में था सारा चीज। ठीक, तो आज की क्लास में लोग फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग एटम का डिफिनेशन देखेंगे। कल वाला डिफिनेशन तो देखे थे, बट आज वाला एक न्यू डिफिनेशन देखेंगे। ठीक, एटम्स अगर पूछा जाए तो व्हाट इज एटम, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में सबसे पहला प्रश्न क्या आता है, व्हाट इज एटम, तब ना स्ट्रक्चर में जाइएगा। पहले एटम के बारे में समझना है हमें। ठीक, तो एटम के बारे में समझने के लिए सबसे पहले सीखेंगे हम लोग कि व्हाट इज एटम, क्या है, मीन्स परमाणु क्या है। और परमाणु के बारे में बात करें तो परमाणु की खोज जो क्या है वो किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। बट एक और यहाँ से प्रश्न निकल के आता है कि परमाणु की कल्पना भी की गई थी पहले, है ना, यानी एटम्स की कल्पना भी की गई थी। उसको, उसकी जो कल्पना की थी वो ऋषि कनाद ने की थी। किसने की थी, ऋषि कनाद ने की थी। बट अगर एटम की खोज के बारे में पूछा जाए तो आपको मानना क्या, रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। ठीक, अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज एटम, एटम क्या है, एटम्स क्या है। तो हम लोग ने कल के डिफिनेशन में दूसरे तरीके से एटम्स को पढ़ा था। एटम्स को हमने पढ़ा था कल की क्लास में, एटम्स इज मेड अप ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स। एटम इज मेड अप ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स, मींस एटम जो बना होता है वो काफी माइक्रो पार्टिकल्स, मींस छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है। छोटे छोटे पार्टिकल में क्या लेंगे, पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन्स हो गया, प्रोटॉन्स हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गया, ये सभी काफी छोटे छोटे पार्टिकल्स है। एटम तो खुद एक पार्टिकल है ना, माइक्रो पार्टिकल है। बट उससे भी वेरी माइक्रो पार्टिकल्स कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन्स होता है, न्यूट्रॉन्स होता है। और इन्हीं सब पार्टिकल से मिलकर के बना होता है कौन, एटम्स बना होता है। और एटम्स का समूह से क्या बना होता है, मैटर बना हुआ है। इस तरह से श्रृंखला में रहता है। ठीक, तो हमने यहाँ एक न्यू डिफिनेशन लिखा है, एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मींस एटम जो बना होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, पदार्थ का बना होता है। ठीक, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एटम को जब हम लोग एक जगह एकत्रित करेंगे, एक जगह बंडल में लाएंगे, तो उसे क्या, एक मैटर का निर्माण हो जाएगा, पदार्थ बन जाएगा। क्लियर, एक न्यू डिफिनेशन हो गया ये, है ना। उस पर एटम्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से ही एटम का यानी कि काम शुरू हो रहा है। तो एटम के बारे में अच्छे से देखेंगे। तो पहला पॉइंट हमने लिखा है, इट इज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। इट इज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, हमने भी बताया अभी कि एटम्स क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। बट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें वो भी पार्टिकल है, बट वो कौन, वेरी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। क्या है, वेरी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है। तो एटम्स क्या है, एटम्स इज अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। और नेक्स्ट में अगर एटम की आपको शेप पूछा जाए, एटम की आपको शेप पूछा जाए तो एटम का शेप होता है स्फेरिकल। जैसे ही बात आया स्फेरिकल का तो आपके माइंड में एक चीज आया होगा कि स्फेरिकल मींस 3D में आएगा। ये किस में आएगा, 3D में आएगा। स्फेरिकल तो 2D में नहीं आ सकता है, स्फेरिकल 2D में नहीं आ सकता, स्फेरिकल 3D में आता है। ठीक, और इसका अगर वॉल्यूम की बात करें, इसका अगर वॉल्यूम की बात करें, 2D का आप एरिया निकालते हैं, 3D का आप वॉल्यूम निकालते हैं। तो एटम्स का हम लोग वॉल्यूम की बारे में बात करें तो इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आपने पढ़ा होगा स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। जब एटम्स आपका स्फेरिकल शेप का है तो उसका भी वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है यहाँ तक। ठीक, उसके बाद जहां आर का अगर बात करें, ये सभी टर्म तो कांस्टेंट में आ रहा है, 4/3 पाई, है ना। अगर आर की बात करें, इसकी आर की, आर क्या है, रेडियस ऑफ एटम। एटम का क्या है, रेडियस है। ठीक, इसका हम लोग बारीकी से सारा चीज पढ़ेंगे, रेडियस भी निकालेंगे एटम का। ठीक,
उसके बाद डायमेंशन की बात करें तो हमने डायमेंशन के बारे में बता दिया, ये 3D डायमेंशन है, मींस 3D डायमेंशन का कौन है, एटम्स। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने यहाँ एटम के बारे में 3-4 पॉइंट लिखा हुआ था, उसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। अब बात करेंगे कि कल के डिफिनेशन से हम लोग रिलेट करेंगे। कल के डिफिनेशन में हम लोग ने एटम का डिफिनेशन पढ़ा था कि एटम्स आर मेड अप ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स, मींस एटम्स जो बना होता है वो काफी माइक्रो पार्टिकल से बना होता है। उसी माइक्रो पार्टिकल्स को हम लोग देखेंगे और उसका हमने साथ साथ लिखा था, पार्टिकल्स भी लिखा है और डिस्कवरी, और उसमें जो रिलेटिव चार्ज होता है उसका, उस चार्ज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक साथ हम लोग तीनों को कवर करते हुए जाएंगे और इसका कब इसका खोज हुआ उस यानी कि ईस्वी को भी देखेंगे, मींस उस ईयर को भी देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले माइक्रो पार्टिकल्स, अगर वेरी माइक्रो पार्टिकल्स की बात करें, एटम्स का जो पार्टिकल है माइक्रो पार्टिकल सबसे, वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन। सबको पता होगा जे थॉमसन। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बेसिक से बता रहे हैं तो कुछ छूटना नहीं चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। कब किया था, 1897 ईस्वी में किया था। कब, 1897। और आप सबको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन में जो इस इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव चार्ज होता है वो कितना होता है, -1 होता है। कितना, -1 होता है। ठीक, रिलेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, टोटली उसका चार्ज वो पॉइंट में आता है, -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक, बट अगर हम लोग रिलेटिव चार्ज की बात करें तो रिलेटिव चार्ज -1 लिख सकते हैं, -1 है ना, -1 कूलम। ठीक, उसके बाद प्रोटॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, ई गोल्डस्टीन ने किया था। किसने, ई गोल्डस्टीन ने किया था 1886 में। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, ई गोल्डस्टीन ने किया था। बट आपको कभी कभी क्या करता है कि एग्जाम वाले ऑप्शन 4 देता है। ठीक, ऑप्शन 4 में से कहीं आपको गोल्डस्टीन दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं आपको गोल्डस्टीन दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका और एक खोज करता है प्रोटॉन का। कौन किया था, रदरफोर्ड इसका लिखा जाता है। रदरफोर्ड ने भी प्रोटॉन का खोज किया था। ठीक, इसीलिए इन दोनों साइंटिस्ट का नाम आ जाता है। तो घबराना नहीं है, आपको ई गोल्डस्टीन जहां भी मिलेगा तो वहां आपको रदरफोर्ड दिखाई नहीं देगा, और जहां रदरफोर्ड दिखाई देगा ऑप्शन में वहां ई गोल्डस्टीन नहीं रहेगा। यहाँ से इस कंसेप्ट को देखना है। ठीक, उसका न्यूट्रॉन्स की बात करें, किसकी, न्यूट्रॉन्स की बात करें, जो न्यूट्रल होता है जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है, नाम से पता चल रहा है न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रल। ठीक, ओ न्यूट्रॉन्स की बात करें हम लोग अगर, तो न्यूट्रॉन्स की जेम्स चैडविक ने किया था। किसने, जेम्स चैडविक ने 1932 में। कब किया था, 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स की खोज की थी। और आप सबको पता होगा न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं पाया जाता, तो इसीलिए हम लोग वहां जीरो चार्ज दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, जीरो चार्ज दर्शाते हैं। तो ये था बेसिक बात है एटम से रिलेटेड। अब हम लोग थोड़ा सा क्या देखेंगे, एटम से हम रिलेटेड हम लोग देख लिए। अब हम लोग थोड़ा सा इससे नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग कुछ टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं ना। आगे हम लोग को देखना क्या है, एटम्स के बारे में। एटम्स को हम लोग दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया हुआ दिख रहा होगा आपको, ठीक ना। एक हमने लिखा है एक न्यूक्लियस और एक ऑर्बिट। न्यूक्लियस और ऑर्बिट के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियस क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, सारी चीज के बारे में बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि न्यूक्लियस में जो है वो मेन रूप से इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दिखाई देगा आपको। न्यूक्लियस में क्या दिखाई देगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कहाँ रहता है न्यूक्लियस, अभी तुरंत हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। और ऑर्बिट की बात करें, ऑर्बिट जैसे इसमें आपको इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए दिखाई देगा। ये दोनों टर्म को देखना, तीन पार्टिकल है, तीनों को हमने दिखा दिया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रह जाएगा और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। वो किस तरह से, तो यहाँ से देखिएगा, उतना तो स्फेरिकल नहीं बन रहा है, बट थोड़ा सा इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ जो रहता है यही न्यूक्लियस कहलाता है। क्या कहलाता है, अब इसका हम लोग डिस्कवरी भी देखेंगे, बट यहाँ पर समझने लायक जो बात है, ये न्यूक्लियस हो गया और ये ऑर्बिट हो गया। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है, बट बस इतना समझना है इसमें। ठीक, उसके बाद इसका नाम तो हो गया क्या, न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस हो गया। तो अब थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में हम लोग समझे। ठीक, तो न्यूक्लियस के बारे में हम लोग समझते हैं कि न्यूक्लियस होता क्या है। इतना समझ में आ गया कि न्यूक्लियस कहाँ रहता है और ऑर्बिट क्या होता है। ठीक, ये न्यूक्लियस हो गया और ये ऑर्बिट हो गया। जब आपको हम डिस्कवरी बताएंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा इसका नाम न्यूक्लियस क्यों रहा और ये ऑर्बिट क्यों रह गया। ठीक, तो वहां से पता चल जाएगा। बट इस ऑर्बिट में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। बट इस न्यूक्लियस में क्या होता है कि न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है। आगे चल के पता चलेगा कि किसी भी एटम का जो टोटली मास होता है, मीन्स बोला जाए तो 99.94%, उतना जो मास होता है वो टोटली मास किसमें रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। किसमें रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि क्योंकि मास सबसे ज्यादा इसी का होता है। और इलेक्ट्रॉन का मास तो आपको पता होगा कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg, 10⁻1 kg होता है। तो -31 kg तो काफी कम हो गया, यानी कि जीरो के बराबर हो गया, जीरो से भी कम हो गया। ठीक, अगर प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन का कितना होता है, 1.67 × 10⁻27 kg। कितना, 27 kg। ठीक, ये टोटली हो जाता है। तो न्यूट्रॉन का भी मास उतना ही होता है। मास इसका तो चार्ज ना जीरो होता है, मास तो उतना ही होता है, प्रोटॉन के बराबर अप्रॉक्सीमेट। ठीक, तो उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे तुरंत। बट अगर किसी भी एटम का आपको पूछा जाए कि टोटली जो मास होता है, टोटली जो वेट होता है, वो कहाँ होता है, वो न्यूक्लियस में होता है। कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करता है, आपको ऑप्शन अगर दे न्यूक्लियस या ऑर्बिट, तो आपका ऑप्शन होगा क्या, ऑर्बिट में। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। तो आइए हम लोग थोड़ा सा न्यूक्लियस को देखते हैं। किसको, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस मीन्स नाभिक, है ना। जिस तरह से हम लोग का टोटली मास कहीं ना कहीं एक जगह यानी एग्जिस्ट करता होगा नाभिक में, ठीक ना, उसी तरह एटम्स का भी क्या होता है, नाभिक होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। क्या, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस के बारे में समझते हैं। ठीक, न्यूक्लियस में क्या होता है कि न्यूक्लियर इज
इसका अगर हम लोग डिफिनेशन थोड़ा सा देखें, दी न्यूक्लियर इज मेड अप ऑफ दी न्यूक्लियर इज मेड अप ऑफ टू पार्टिकल्स। हमने क्या लिखा है कि न्यूक्लियस जो बना हुआ होता है वो दो पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। एक पार्टिकल आपका हो जाएगा क्या, प्रोटॉन, और दूसरा पार्टिकल होगा आपका क्या, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे ये न्यूक्लियस, जैसे हम लोग को पता होगा इलेक्ट्रॉन में क्या कौन सा चार्ज रहता है, अगर कोई पूछे ऑर्बिट में कौन सा चार्ज रह जाएगा, तो ऑर्बिट में कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज लेके घूमता है, नेगेटिव चार्ज लेके घूमता है, तो आसानी से उसको बोल दीजिए नेगेटिव चार्ज होता है। बट न्यूक्लियस की बात करिए, न्यूक्लियस में दो पार्टिकल आ रहा है, एक आ रहा है आपका प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रॉन में कौन सा चार्ज आपका एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है ना, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आवेश के बारे में बात करेंगे, तो न्यूक्लियस में कौन सा आवेश होता है, आपको पता होगा कि न्यूक्लियस में कौन कौन दो पार्टिकल रहता है, एक प्रोटॉन रहता है, एक न्यूट्रॉन रहता है, और प्रोटॉन कौन सा चार्ज लेकर रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक, तो यहां से लिखेंगे चार्ज ऑन प्रोटॉन को देख लेंगे, है ना, चार्ज ऑन प्रोटॉन पी, पॉजिटिव लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना, पॉजिटिव, प्लस चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, दोनों के चार्ज को ऐड कर देंगे, टोटल चार्ज न्यूक्लियस का निकल जाएगा, है ना, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन 0 होता है ना, तो इसका हो जाएगा क्या, पॉजिटिव प्लस 0 इक्वल टू पॉजिटिव। तो यहाँ से टोटली समझ में आ रहा है कि आपका जो न्यूक्लियस में चार्ज होगा, आपका जो न्यूक्लियस में चार्ज होगा वो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज पॉजिटिव। आई बात समझ में, ये टोटली कंसेप्ट था इसका। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे, इसी में एक टर्म आता है न्यूक्लियॉन्स, क्या आता है, न्यूक्लियॉन्स के बारे में समझते हैं, वो भी इसी से रिलेट करेगा, थोड़ा आप लोग इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग न्यूक्लियॉन्स को देखते हैं। ठीक, लिख लेंगे। ठीक, न्यूक्लियॉन्स के बारे में समझेंगे। न्यूक्लियॉन्स के बारे में समझने से पहले एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था आज, है ना, कि भैया हमको कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कॉन्फ़िगरेशन। तो भैया कॉन्फ़िगरेशन जो आने वाला है आपका वो इसी चैप्टर में आने वाला है। ठीक, किस चैप्टर में, इसी चैप्टर में एटॉमिक और एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही आने वाला है कॉन्फ़िगरेशन, काफी अच्छे से सीखेंगे उसको, कभी भी दिक्कत नहीं होगा उसमें। ठीक, तो थोड़ा सा हम लोग पहले बेसिक को देख लेते हैं। तो टर्म आया मेरा कौन सा, न्यूक्लियॉन्स। अब ये किन किन पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जब एटम से रिलेटेड बात हो रहा है तो एटम से रिलेटेड ही न्यूक्लियॉन्स भी आएगा, न्यूक्लियस जिस तरह से आया उसी तरह से न्यूक्लियॉन्स को भी हम लोग समझेंगे। तो न्यूक्लियॉन्स के बारे में अगर समझना है तो न्यूक्लियॉन्स का हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कलेक्टिवली, आर एक जगह जमा किया गया है ना, आर कलेक्टिवली, सीबीएसई वाला समझ रहा होगा, है ना, एक जगह जमा किया होगा। जैसे बिहार बोर्ड का अगर बात किया जाए तो जैसे द्वार बोर्ड के हम लोग एक जगह जमा कर देते हैं, वही हो गया कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जब एक जगह बोर्ड की जमा कर दिया गया तो वही कलेक्टिवली कहलाया क्या, न्यूक्लियॉन्स, है ना, इज नॉन एज न्यूक्लियॉन्स। क्लास थोड़ा लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इज नॉन एज न्यूक्लियॉन्स, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है इसीलिए। ठीक, तो अर्थात अगर हम लोग लिखना चाहे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, आई मीन्स दैट इज, अर्थात जिसको बोला जाता है ना, दैट इज हम लोग उतना नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं आई, इसी को बोलना है अर्थात। ठीक, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अगर लिखें तो हमने यहाँ क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकल रहा है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, ये होगा फॉर्मूला किसका, न्यूक्लियॉन्स का। अगर पूछे आपको न्यूक्लियॉन्स निकालने के लिए तो क्या कीजिएगा, किसी भी एटम का अगर न्यूक्लियॉन्स पूछे तो उसका प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर कर देना, टोटली न्यूक्लियॉन्स नंबर आ जाएगा। आई बात समझ में। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल एक लिखना चाहे कि मान लीजिए एक एग्जांपल है, किसी भी एटम का प्रोटॉन संख्या 11, प्रोटॉन संख्या कितना 11 है, और न्यूट्रॉन संख्या दे दे आपको 12, प्रोटॉन संख्या 11 और न्यूट्रॉन संख्या 12, तो आपको पूछे न्यूक्लियॉन्स नंबर, है ना, न्यूक्लियॉन्स नंबर अगर आपको पूछे तो आसानी से निकाल सकते हैं। न्यूक्लियॉन्स नंबर में हमने क्या बताया, न्यूक्लियॉन्स नंबर इक्वल टू, है ना, न्यूक्लियॉन्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मींस p प्लस n कर दीजिए डायरेक्ट, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स नंबर। तो इसको टोटल करेंगे 11 प्लस 12 इक्वल टू 23, ये आ गया आपका न्यूक्लियॉन्स नंबर। आई बस समझ।
अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। इतना तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात होगी। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स वेरी हायर, यानी कि हायर होता है, हल्की होता है काफी ज्यादा, एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कंपेयर में अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो काफी हल्की होती है, या इसी को बोल सकते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैवियर होता है किससे? इलेक्ट्रॉन से, है ना। कंपेयर किसे कर देंगे? इलेक्ट्रॉन से। अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से कर देंगे तो काफी ज्यादा हैवियर हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, ठीक। उसके बाद इतना टोटली हम लोग देख लिया आज की क्लास में। और नेक्स्ट क्लास जो आने वाला है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक को देखेंगे, किसी इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी को हम लोग पढ़ेंगे। किसका? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी टोटली पढ़ेंगे। एक क्लास में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी पढ़ेंगे, सेकंड क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटॉन्स का, और थर्ड क्लास में हम लोग न्यूट्रॉन्स का। इस तरह से हम लोग लेक्चर वाइज पढ़ना है, ठीक। आज का जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2 था। कल के क्लास में हम लोग बेसिक केमिस्ट्री मीन सिस्टम ऑफ केमिस्ट्री के बारे में कल के क्लास में हम लोग ने बात किया था। तो आज के क्लास में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को स्टार्ट किया, और काफी अच्छा कंसेप्ट था आज क्लास में। हमने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को काफी अच्छे से बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया, और भी अच्छे से समझाएंगे कब? जब इसका डिस्कवरी पढ़ेंगे, ठीक। न्यूक्लियर्स के बारे में भी अच्छे से समझेंगे कब? जब इसका हम लोग डिस्कवरी पढ़ेंगे, किस तरह से उसमें हम लोग अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट करवाते हैं। ये सारे टर्म आने वाले हैं, थोड़ा सा दिल थाम के रखिएगा, है ना, हार्ट को पकड़ के रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है केमिस्ट्री में खास करके, ठीक। तो मिलते हैं हम लोग आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे, कल की क्लास में न्यू टॉपिक्स के साथ, ठीक।